Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College, Sialkot. The topic of our book Principles of Commerce will be today procedure and documents of home trade. ठीक है, हम लोगों ने मुल्की तजारत का तरीक़ाकार देखना है कि मुल्की तजारत कैसे वक़ूफ़ पज़ीर होती है, कैसे इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जाता है, किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अपनी जो भी आपका ये जब आपने वो करनी है एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है तो ये तो आपकी फॉरेन ट्रेड में आ जाता है। लेकिन जब आप अपने विद इन द कंट्री चीज़ों को सेल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, होम ट्रेड आपकी हो रही होती है, तो फिर ज़ाहिर है आपका प्रोड्यूसर भी आपके उसी कंट्री में है और कंज्यूमर भी उसी कंट्री में है। तो इस तरह से जब यहाँ पे आपने कुछ सेल परचेज़ करनी होती है तो उसका फिर एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है जो कि आपने फॉलो करना होता है। वो आपको इस शीट में नज़र आ रहा होगा। जैसे इस्तफ़सारनामा है, उसके बाद पेश टेंडर और हुक्मनामा ख़रीद है, फिर वसूली की इत्तला है, हुक्म की तामील, तहसील का इत्तलानामा, डेबिट या क्रेडिट नोट, बैचक और रकम की अदायगी। तो ये पूरा जी, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा तरीक़ाकार है, इसको हम यहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें देखिए कि सबसे पहले जो है उन्होंने बताया है कि इस्तफ़सारनामा और पेशकश का ख़त होता है। देखिए इस्तफ़सारनामा और पेशकश का ख़त जो है आमतौर पे क्या होता है कि जिसमें इस्तफ़सार किया जाता है, पूछा जाता है जो भी आपको चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, जब कोई ताजर माल ख़रीदना चाहता है तो वो एक इस्तफ़सारनामा लिखता है कि जो लोग जिन लोगों के पास उसका रिक्वायर्ड माल अवेलेबल है उनके नाम वो एक इस्तफ़सारनामा एक क्वेश्चनर बना के जारी कर देता है। इसको हम जो है पेशकश का ख़त इसके जवाब में फिर इस्तफ़सारनामा के जवाब में एक जो ख़त लिखा जाता है उसको हम पेशकश का ख़त कहते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इस्तफ़सारनामा और पेशकश का ख़त दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं। पेशकश का ख़त जो होता है आमतौर पे इस्तफ़सारनामा के जवाब में लिखा जाता है, ठीक है, और जो फ़रोख्त कुनंदा होता है वो ये ताजर जो ख़रीदना चाहता है माल उसको ये बताता है कि उसके पास किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, वो कितना अपनी कीमत किस कीमत पे वो माल ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, और कितना डिस्काउंट वो आपको दे सकता है, किस तरीक़ाकार के तहत वो आपको माल भिजवाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेशकश के ख़त में लिखी जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस्तफ़सारनामा अगर क्वेश्चनर है तो पेशकश का ख़त उसका आंसर है, उसका जवाब है। इसी तरह से थर्ड में देखें आपको बताया जा रहा है टेंडर और हुक्मनामा ख़रीद, ठीक है। टेंडर और हुक्मनामा ख़रीद का मतलब है कि आप जो भी आपने अगर आप उसकी जो आपका फ़रोख्त कुनंदा है उसकी बातों से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आपने उसको एक ऑर्डर जारी करना है जिसको हम हुक्मनामा ख़रीद कहते हैं, ठीक है। और जब वो हुक्मनामा ख़रीद आपके जो है उसको फ़रोख्त कुनंदा को मिल जाएगा तो वो उस हुक्मनामा ख़रीद या ऑर्डर की इत्तला आपको दे देगा कि मुझे आपका ऑर्डर मौसूल हो चुका है। और उसके बाद दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक मुआहिदा फ़रोख्त या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय पा जाता है, ठीक है। और उस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिर वो अपना काम जो है वो आगे कैरी ऑन करते हैं। उसके बाद देखें कि हुक्म की तामील के उसमें फिर जो भी ताजर ने रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फ़रोख्त कुनंदा ने उसको पूरा करना होता है। और उसके बाद उसने माल की तरसील कर देनी होती है और तरसील का इत्तलानामा जो है उसने भेज देना होता है ताजर को, ठीक है। फिर एक बेचक जो है फ़रोख्त कुनंदा ने तैयार करनी होती है जिसमें उसने यानी कि बिल बनाना होता है, टोटल अमाउंट लिखनी होती है कि कितनी अमाउंट की जो सेल है वो कर रहा है, ठीक है। फिर एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जारी होते हैं। डेबिट नोट क्या होता है कि अगर किसी वजह से आपकी खरीदी हुई चीज़ें जो हैं फ़रोख्त कुनंदा को वापस कर दी जाएँ तो ख़रीदार वापस करना माल की कीमत को कम करने के लिए जो है एक डेबिट नोट जारी करता है। और क्रेडिट नोट क्या है कि अगर किसी वजह से फ़रोख्त कुनंदा बिल में माल की कीमत ज़्यादा लिख दे या ख़राबी के बायस खरीदार कुछ माल वापस भेज दे तो फिर क्या होता है कि फिर कीमत में कमी या वापस करना माल की कीमत को कम करने के लिए जो है फ़रोख्त कुनंदा एक क्रेडिट नोट जारी करता है। अच्छा जी, इस तरह से बेचक होता है, बेचक जो कि रियल इनवॉइस होती है जो कि आपने बना के भी देनी होती है ताजर को ताकि वो आपकी पेमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस करे। अब इनवॉइस में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लिखी होती हैं जिसमें देखें फ़रोख्त कुनंदा का पता, ख़रीदार का नाम और पता, तारीख़ फ़रोख्त यानी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हो रहा है वो डेट लिखी होती है, चीज़ों की क्वालिटी या ब्रांड वगैरह लिखा होता है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में लिखा होता है, ठीक है। और पैकिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन और डिस्काउंट वगैरह की तमाम इन्फॉर्मेशन इनवॉइस में गिवन होती है, ठीक है। उसके बाद फ़र्द हिसाबात यानी वो फिर अपने अपने अकाउंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थोड़ा डिस्काउंट जो है अगर पेमेंट टाइम से पहले हो जाए तो आमतौर पे फ़रोख्त कुनंदा फिर आपको थोड़ा सा रकम में रिबेट भी या छूट भी दे देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अदायगी करनी होती है और उसकी आपने रसीद ले लेनी होती है और इस तरह से आपका ये ओवरऑल प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था
जिसको कि हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट इसके मश्की सवालात हैं जो कि आपने करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं जिनको आपने कोशिश करना है कि आप इनको कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है जो कि है मुल्की तजारत थोक फरोशी के हवाले से। थोक फरोशी हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम होल सेलिंग या थोक फरोश के बारे में क्या हमें मालूमात दी गई हैं। उसमें आप देखें कि थोक फरोशी जो है क्या होती है कि होलसेल ट्रेड में आमतौर पे क्या होता है कि थोक फरोश एक कारोबारी इदारा है जो अशिया ख़रीदता है और परचून फरोश और दूसरे सौदागर या सनती इदारों और तजारती सार्फिन को दोबारा फ़रोख्त करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में हतमी सार्फिन को फ़रोख्त नहीं करता, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी थोक फरोश की डेफिनेशन है। कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास गिवन है थोक फरोश की खसूसियात में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली खसूसियात जो है वो है अशिया की फ़रोख्त। तो ये हम पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले भी कि थोक फरोश जो है चीज़ों को फ़रोख्त करने की गर्ज से आमतौर पे ख़रीदता है और ये आमतौर पे ज़्यादा क्वांटिटी पे अपना माल जो है वो ख़रीदता है और फिर उनको डिफरेंट आउटलेट्स पे जो है वो बेचता है। उसके बाद आप देखें कि जो नेक्स्ट है वो है माल की ख़रीदारी, कि जो थोक फरोश है बराह रास्त कारखानादार या पैदाकार से माल ख़रीदता है, मकदार जो है वो उसकी ख़रीदने की ज़्यादा होती है परचून फरोश की निस्बत। एजेंट्स का भी ये तकर्रुर करता है, समटाइम्स उनकी भी हेल्प ले लेता है। कैश और क्रेडिट दोनों की सहूलतें इसके पास होती हैं। माल की नौइयत देखें तो आमतौर पे ये चंद स्पेसिफिक आइटम्स में डील करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से भी आपको दे सकती हूँ कि जैसे टिशू रोल्स होते हैं, तो अगर आपने टिशू परचेज़ करना है तो कुछ होलसेलर्स ऐसे हैं कि जो जस्ट टिशू रोल्स में ही डील कर रहे होते हैं। या इससे भी इजी एग्जांपल हम देखेंगे पैम्पर्स, जैसे कि बेबी पैम्पर्स यूज़ हम लोग करते हैं, बेबी नैपीज़ यूज़ करते हैं, तो उनके होलसेलर डीलर्स जो होते हैं वो जस्ट पैम्पर्स में ही डील करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी स्पेशलिटी होती है किसी एक या चंद एक चीज़ों में। उसके बाद इनकी जो कीमतें हैं वो मुकर्रर होती हैं, यानी उसमें भी रद्दोबदल ऐसा नहीं होता। मुनाफे की शरह भी इनकी आमतौर पे रिटेलर की निस्बत कम होती है। माल की तशहीर भी आमतौर पे ये लोग करते हैं और माली मामलत भी परचून फरोश को फराहम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कारोबार की जो जगह है आमतौर पे ये किसी भी सिटी की सेंट्रल लोकेशन में पाए जाते हैं और पेशगी या नकद अदायगी भी थोक फरोश जो हैं वो आमतौर पर प्रोड्यूसर्स को नकद भी अदायगी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो उधार पे भी समटाइम्स माल को परचेज़ कर लेते हैं। फिर अशिया की तकसीम देखें कि चीज़ें जो हैं थोक फरोश आमतौर पे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी उसका डिस्ट्रीब्यूशन या चीज़ों की तकसीम में भी हेल्पफुल होता है। फिर ये चीज़ों की दर्जाबंदी भी करता है, यानी कि उनको अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी सेपरेट भी करता है। समटाइम्स परचून फरोश तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम करता है और माल के ख़राब वगैरह होने या माल के नुकसान का भी खतरा ये खुद उठाता है, ठीक है। इसके पास इंफॉर्मेशन भी की भी अवेलेबिलिटी होती है जिससे कि ये आगाह करता है प्रोड्यूसर को कि कौन सी चीज़ें मार्केट में जो है जिनका ट्रेंड है, ताकि प्रोड्यूसर्स उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें और वही चीज़ें बनाएं। और इसके बाद देखें कि कीमतों में इस्तेहकाम की प्राइसेस की स्टेबिलिटी भी ये मेनटेन आमतौर पर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखें कि थोक फरोश की खदमात हैं, कुछ फ़राइज़ हैं जो कि फंक्शंस हैं या सर्विसेज हैं। अब वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे कारखानादार के लिए सेपरेट है, ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए, रिटेलर के लिए और हैं, और हमारी सोसाइटी के लिए भी डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं। तो अगर हम कारखानादार के लिए इसकी खदमात देखें तो उसमें आप देखें कि ये उसको एज अ मिडल मैन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और वेयर हाउसेस की सिक्योरिटी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा समटाइम माली मामलत भी जो है ये उसको उस पेशगी अदा करके, यानी पहले एडवांस पेमेंट करके उसकी माली हेल्प भी कर देता है, चीज़ों को आमतौर पे एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। पेशगी ऑर्डर भी ये कारखानादार को देता है, चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट भी उसके लिए करता है, चीज़ों की स्टेबिलिटी, चीज़ों की जो प्राइसेस है उनमें स्टेबिलिटी रखना भी आमतौर पे फंक्शन ऑफ अ होलसेलर है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स ये रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट करके ये प्रोड्यूसर को देता है ताकि वो अपनी चीज़ों को जो भी इसको चाहिए बना सके ना। होलसेलर को जो भी माल चाहिए होता है समटाइम्स उसका रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर को ये अरेंज करके देता है। इसी तरह से क्वांटिटी इसकी जो परचेज़ करने की है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ख़तरा भी ये समटाइम्स उठाता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि माल के ख़राब होने या उसके नुकसान का भी ख़तरा जो है ये उठाता है। उसके बाद अखराजात में बचत के एक्सपेंसेस भी इसके आमतौर पे जो है वो लो होते हैं और समटाइम्स ये अच्छे सजेशंस भी कारखानादार को देता है कि किस तरह की चीज़ें उसको बनानी चाहिए जिनकी मार्केट डिमांड है। परचून फरोश के लिए इसकी बात ये है कि उनको मुनासिब कीमत पर चीज़ें बेचता है, उधार की सहूलत भी उनको देता है, वेयर हाउसिंग की सहूलत भी देता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं उनको बेचता है और ऑन टाइम डिलीवर करता है। ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है कि ऑन टाइम आप चीज़ों की डिलीवर कर रहे हों। ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी समटाइम उसको देता है, मुफीद मशवरे भी देता है, तशहीर का फ़ायदा कि एडवर्टाइजमेंट का भी जो है इसका
एक बहुत बड़ा मेरिट है कि ये एडवर्टाइजमेंट भी खुद करता है, फिर माली मामनत भी परचून फरोश को प्रोवाइड कर देता है कि सम टाइम वो सी चीज़ें बेच देता है और उसको एक टाइम पीरियड दे देता है कि जब आप इन चीज़ों को सेल आउट कर लोगे तब आप मुझे पे कर देना। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी खिदमत है। उसके बाद डिफरेंट चीज़ों को, नई चीज़ों को मार्केट में लेके आता है, कीमतों में इस्तेकाम भी होता है और इन्फॉर्मेशन जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है परचून फरोश को। मुआशरे के लिए खदमात देखें तो देखिए हमारे लिए ये चीज़ों की फौरी फराहमी करते हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, इनके पास मार्केट रिसर्च होती है, प्रोडक्शन में ये लोग इजाफे का बायस बनते हैं, इन्फॉर्मेशन में डिलीवर ये लोग टाइम पे करते हैं और होलसेलर को भी करते हैं और रिटेलर और प्रोड्यूसर को भी करते हैं। मुआशी तरक्की में भी इनका बहुत अहम किरदार होता है। तो ये हमारे जो हैं इनकी सर्विसेज और इनके फंक्शंस थे, ठीक है, जो कि होलसेलर्स, रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए या फिर हमारी ओवरऑल सोसाइटी के लिए जो इनके फंक्शंस होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं कि जैसे सम टाइम ये मिलावट कर देते हैं चीज़ों में, चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं ताकि उनकी प्राइसेस जो है वो अप चली जाएँ, मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, सम टाइम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, कारखानादार का भी सम टाइम इस्तेसाल करते हैं, अगर उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, प्रोवाइड कर दें या गलत किस्म की माल की तैयारी हो जाए तो वो भी नुकसान जो है फिर प्रोड्यूसर का हो जाता है और सम टाइम मालूमात में रुकावट भी उसका भी सबब जो है थोक फरोश बनते हैं। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द होलसेलर जो कि हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।